वन शॉट रिवीजन ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, इससे बेटर सटीक रिवीजन कहीं नहीं मिलेगा। विथ टाइम, टाइम का वैल्यू देते हुए और क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ को देखते हुए इससे बेटर आपको रिवीजन कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो। दूसरी बात, आप बताना जो एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा है, इवन ज्यादा हो सकता है टॉपिक, छोड़े नहीं है, आप बता सकते हो तो बता देना जो सर ये टॉपिक आपने छोड़ दिया। देखते हैं नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। मैटर ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो एलिमेंट, एलिमेंट किसको कहते हैं, मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, एक टाइप ऑफ एटम से मिलेगा। जैसे हीलियम हो गया, जैसे हो गया ऑक्सीजन हो गया, एक ही टाइप का एटम से है, दो मॉलिक्यूल है लेकिन एक ही टाइप का एटम से बने। O3 ये सब क्या हुआ, एलिमेंट हो गया। H2 S8 ये सब हो गया एलिमेंट हो गया। हीलियम भी एलिमेंट हो गया। ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंड जो होगा मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, जैसे CO2 H2O H2SO4 ये सब हो गया कंपाउंड। मिक्सचर, इसका मिला हुआ मिक्सचर हो गया, जैसे हो गया मान लो H2O प्लस NaCl, ये हो गया आपका मिक्सचर हो गया। H2O प्लस सैंड पार्टिकल, ये हो गया मिक्सचर हो गया। H2O प्लस सैंड पार्टिकल हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर, और H2O प्लस NaCl हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। तो दो तरह का मिक्सचर भी होता है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है मैटर के, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व विदाउट चेंज, जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे पीएच वैल्यू, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब क्या हो गया, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कितना है, जो फंडामेंटल एसआई यूनिट है वो है 7 है टोटल हम लोग का। तो लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है एसआई यूनिट, और मास का क्या होता है, केजी होता है एसआई यूनिट, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है एसआई यूनिट, और करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है एसआई यूनिट, और टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है एसआई यूनिट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, जो मोल कंसेप्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडिला होता है एसआई यूनिट। ठीक है, आप बने रहे देखना, इससे अच्छा रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी टाइम में उठा करके हम कोशिश किए आधा घंटा में खत्म कर दें, देखते हैं कितने में होते हैं। मेजरमेंट, मेजरमेंट, हाँ, मास का मेजरमेंट किलोग्राम में करते हैं। वॉल्यूम का मेजरमेंट तो जानती है आप, यहाँ एक चीज जान लो, ये तो लिखा है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, ये वाला आप ज्यादा याद रखो, 1 ml इक्वल टू 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब। इससे आपको आसान रहेगा बाकी सब कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे सर कौन सा आसान है, जैसे 1 लीटर को 1 ml को लीटर बनाओ तो 10⁻³ लीटर होगा, और इसको बना दो मीटर बना दो तो 1 मीटर कितना होगा, 10⁻² मीटर का क्यूब। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, 1 लीटर इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 6 में 3 चलेगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये वाला आप याद रखोगे, काम देगा आपको बहुत। उसके बाद टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, तो ये इसका कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, इसका कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर केल्विन का कैपिटल टी से लिखते हैं, फ़ारेनहाइट का एफ से, सी का स्मॉल टी से ही लिखते हैं, फ़ारेनहाइट का एफ से ही लिखते हैं। तो हम लोग टी इक्वल टू करोगे टी प्लस 273, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस वाला। उसके बाद हम लोग फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में करेंगे, तो F-32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू C-0/100, ये करते हैं हम लोग, ये लॉजिकल होते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें लॉजिक में नहीं जा रहे हम लोग, इसको शॉर्ट में लिख लेता है, C इक्वल टू हो जाएगा 5/9 F-32, तो ये भी लिखते हैं, ये भी याद करते हैं बच्चे, आप भी कर सकते हैं। करेक्ट यूज करेक्ट यूनिट एंड कन्वर्ट बिटवीन स्केल, बिल्कुल करेक्ट यूनिट अगर यूज करोगे तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें 10 के पावर बेस से लिखते हैं, यहाँ x इंटू 10⁻y लिखते हैं हम लोग। x जो होता है ये होता है हम लोग का ग्रेटर देन 1, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन 10, इसको हम लोग क्या कहते हैं, x होगा हम लोग का यहाँ पे ये। और 10⁻y, y कुछ भी हो सकता है, इंटीजर होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, y इंटीजर। ठीक है, तो x ये तो समझ गए। जैसे इसको लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक पॉइंट बैठा देंगे, 3.4 समथिंग होगा, और कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 10⁻5 चला गया। इसको लिखना है तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो इधर जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 10⁻4 हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। प्लस माइनस, प्लस माइनस हम लोग कैसे करेंगे, सेम बेस पे प्लस माइनस करेंगे, सेम बेस में प्लस माइनस करेंगे, वही लिखा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 2 इंटू 10⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻3, तो इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐसे कर लो आप, 2 इंटू 10⁻² लिख लो, प्लस
इसको लिख लो 0.3 इंटू 10⁻² लिख लो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक 10 को इधर लिख लिया, तो ये हो गया। अब ऐड कर लो, तो 10⁻² कॉमन ले लो, तो 2 + 0.3 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा हम लोग का 2.3 इंटू 10⁻², ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ऐड करने का ये तरीका है, ठीक है। आगे देखो सिग्निफिकेंट फिगर, की रूल, सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऑल नन डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल नन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मतलब 1.23 ये क्या, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, नॉन जीरो है, कोई भी जीरो नहीं है यहाँ पे, नॉन डिजिट नंबर। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, हाँ जैसे अगर हम लोग यहाँ लिख दे 1.23, तो ये हम लोग का 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, ठीक है। तो पहले अगर जीरो रहे तो उसको नहीं मानते हम लोग, जीरो बिटवीन, हाँ जीरो दोनों के बीच में है तो उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। जैसे 1.203 है, तो ये हम लोग का 2 नंबर के बीच में जीरो है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट विथ डिसिमल पॉइंट, जैसे 1.20 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर है इनफिनाइट, हाँ 1 2 3 है तो इसका इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब है जो 1 2 3 मान लो बनाना है, ठीक है, 123 बनाना है, तो इस जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसको हम लोग इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब हो गया प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, डेटा हो गया, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी किसको करते हैं हम लोग, देखिए सुनो, ये देखो बहुत सारे यहाँ पे है, इससे आप समझ में आएगा। जैसे मान लो हम एक बच्चे को दिए, ये मुझे पता है, बच्चे को पता नहीं है, 4 ग्राम कुछ है, उसको दिए जाओ इसको वेट करके लाओ, ठीक है। तो और जितने बार भी मेजर करो वो मुझे बताना। तो उसने क्या किया, एक बार देखा तो वो मिला उसको 4.00, फिर एक बार पता कर नहीं नहीं 4.05 है, फिर एक बार देखा तो उसने उसको लगा कितना है ये 3.95 है, इस तरह से उसको पता चला, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल पास पास है, ये डाटा पास पास डाटा है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्री साइज, ये हाँ प्री साइज डाटा कहेंगे, क्या कहेंगे, प्री साइज, प्री साइज, प्री साइज मतलब पास पास अगर डाटा सब रहे, जैसे हम इसी को दिखा, जैसे ऐसे बार बार मार रहे पास पास अगर जा रहा है तो वो क्या है, प्री साइज है। अगर एक प्री साइज नहीं, कैसा कहेंगे सर, एक बार 4 ग्राम को दिए थे, एक बार वो बता रहा है 3 ग्राम होगा 3.00, फिर एक बार बता रहा है वो 4.00, एक बार बता रहा है 5.00, दूर दूर रहे, या 3.5 4.5 दूर दूर रहे तो इसको कहेंगे नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज नहीं है। बात समझ गए। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी किसको कहेंगे, जो ट्रू वैल्यू है 4 और वही उसका मेजरमेंट में आता है तो उसको कहेंगे हम लोग एक्यूरेसी। क्लोजनेस टू दी ट्रू वैल्यू, क्लोज बिल्कुल क्लोज आ जाए, जैसे ये वाला जो है ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेसी भी है, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लो एक बार इसको मेजर किया और ये निकला 3.99, ठीक है, दूसरा 4.01, फिर एक बार 4.00, तो ये डाटा क्या है ना, बिल्कुल पास पास है, तो ये प्रिसाइज भी है, और इसका एवरेज लेंगे तो 4 आएगा, तो ये क्या होगा, ये एक्यूरेट भी हो गया, तो ये प्रिसाइज भी एक्यूरेट है। मतलब जिसका जो ट्रू वैल्यू के इक्वल एवरेज आ जाए या उसका बिल्कुल पास आ जाए तो उसको कहते हैं हम लोग एक्यूरेसी है, ठीक है। और अगर बिल्कुल पास पास आए तो उसको कहेंगे प्रिसाइज है, ठीक है। प्रिसाइज ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो आए 3 आए, 3.4 दिए थे, उसको बता 3 है, वो बता रहा है 3.01 है, वो बता रहा है जो 3.02 है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब पास पास डाटा आए तो प्रिसाइज कहेंगे, ठीक है, लेकिन इसको एक्यूरेसी नहीं कहेंगे, इसमें एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। ये वाला डाटा में प्रिसाइज भी है एक्यूरेसी भी है, ये में प्रिसाइज भी एक्यूरेसी में है, ठीक है, इस हिसाब से कहेंगे। बात समझ गए होंगे आप। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हम उसको दोबारा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ये देखिए लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जानते होंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको कहते हैं लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे हम लोग अगर मान लो कार्बन प्लस O2 ले लिए, CO2 बना, और ये बैलेंस भी है, ये 12 ग्राम लिए और ये 32 ग्राम लिए, तो ये बन गया 44 ग्राम। रिएक्टेंट का मास टोटल 44 ग्राम, प्रोडक्ट का मास टोटल 44 ग्राम, तो ये क्या हम लोग का मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या कंजर्वेशन ऑफ मास है। लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है ना, ए कंपाउंड ऑलवेज हैव द सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। जैसे अब CO2 जहां से भी बनाओ, CO2 जहां से भी बनाओ, ठीक है, मतलब कार्बन प्लस O2 से बनाओ, या CO3 को हीट कर दो तो CaO प्लस CO2 बनाओ, जैसे भी CO2 बनाओ तो कार्बन का परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो सेम रहेगा, तो इसको कहते हैं लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन लोग का कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा, चाहे जिस तरीके से जहां पे भी बनाओ। लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है,
अगर आप ये कर लिए ठीक से ना तो बिल्कुल रिवीजन में ही रिजल्ट होते हैं। तो रिवीजन करना जरूरी है, इसको आप सेव करके रख सकते हो, बार बार देखना पड़ सकता है, 2 महीना 3 महीना बाद जब भी आपका एग्जाम हो एक बार पलट के देख लिए। ठीक है। लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो, जैसे मतलब CO प्लस CO2 है। ठीक है। एक का मास अगर हम लोग फिक्स कर दिए तो कार्बन का रेशियो कितना है, 1:2 है। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लो मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक का मास फिक्स तो दूसरे का मास सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, इसको कहते हैं लो मल्टीपल प्रोपोर्शन। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे SO2 SO3, क्योंकि सल्फर का फिक्स कर दे तो 2:3 हो गया। NO2 N2O4, ये सब भी लिख सकते हो आप। हमने जो बताया इसमें आप कैसे करोगे, जैसे सर आपने बताया NO2 N2O4, तो इसमें तो है ही नहीं सेम, करना पड़ेगा फिर। अब जैसे नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो आपको ये करना पड़ेगा इसको। ठीक है। तो ये करोगे, यहाँ पे 1 करोगे तो ये हो जाएगा 2, फिर ये 1 करोगे तो ये हो गया 2, तो 1 को आपने फिक्स किया तो दूसरे का रेशियो क्या, 1:1 है, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। ठीक है। ये करना पड़ेगा। अब दूसरा भी ले सकते हो, N2O4 भी ले सकते हो। जैसे सर आप अगर मैं ये ले लूं, जैसे आप ले लो यहाँ पे N2O5 ले लो। ठीक है। और यहाँ NO2 ले लो, इसमें भी ले सकती हो। इसमें हम लोग कर लो क्या, 2:5, यहाँ कर लो 1:2, इसी को कर लो 2:4, इसको आपने सेम कर दिया तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो 5:4। ठीक है। ये कर सकते हो आप। Jealousy law of gaseous volume, gas combine और form in a simple volume ratio at same temperature and pressure। हाँ बिल्कुल, ये जो बोल रहा है, ये जो लो बोल रहा है, ये जैसे मान लो यहाँ पे H2 प्लस O2 कंबाइन कर रहा है और बन रहा है H2O, क्योंकि बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। ये जो बता रहे हैं, अगर ये 2 लीटर रिएक्ट करेगा तो ये 1 लीटर रिएक्ट करेगा, और ये मान लेते हैं गैस है। ठीक है। तो ये 2 लीटर गैस आपको बनेगा। तो रिएक्ट एंड कंबाइन इन स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में ही कंबाइन करेगा। ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसी रेशियो में रिएक्ट करेगा और इसी रेशियो में इन लोग बनेगा। इसको कहते हैं गैलिलियो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसमें करेंगे हम लोग, क्वेश्चन भी लेंगे। एवोगाड्रोस लॉ, देखिए क्वेश्चन अलग से लेंगे, लेकिन हम लोग का जो फॉर्मेट अभी चलेगा ना, तो पहले ये हम लोग का बेसिक चलेगा। ठीक है। एक प्लेलिस्ट P1, दूसरा फिर हम लोग का ये बस थ्योरी है, रिवीजन है। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन होगा, फिर दूसरा मेंस का क्वेश्चन होगा, जेई मेंस के क्वेश्चन होंगे, फिर तीसरा जो होगा हम लोग का, चौथा जो होगा हम लोग का, ये एडवांस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो अगर आप सारा इस चैनल में आए हो, अगर सारा क्वेश्चन आप कर लेते हो तो 2027 में आप कोई भी एग्जाम दो 100% नंबर ले आओगे, गारंटी है मेरी। ठीक है। एवोगाड्रो लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कह रहा है क्या, आप अगर 22.4 लीटर अगर CH4 ले लो, या 22.4 लीटर आप C2H6 ले लो, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम लिए तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। ये भी एवोगाड्रो नंबर 1 मोल होगा, ये भी 1 मोल मॉलिक्यूल होगा। मान लो STP पे ले लिए, तो STP पे कोई जरूरी नहीं, कोई भी दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर में होना चाहिए। इक्वल वॉल्यूम होगा तो इक्वल मॉलिक्यूल होगा, कंफर्म है। ठीक है। ये बोल रहे, मैं और एक एग्जांपल दूं, और एक देता हूं। जैसे जैसे मान लो 1 लीटर आप ले लो CH4 और 1 लीटर ले लो आप N2 गैस, तो इसका जितना मॉलिक्यूल होगा उतना इसका भी मॉलिक्यूल होगा, बशर्ते टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होगा, बस ये कंडीशन है। ठीक है। डाल्टन लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक ये सबसे पुराना थ्योरी है। मैटर मेड ऑफ एटम, हाँ मैटर मेड ऑफ एटम, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, एटम से बना हुआ होता है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ये दूसरा बात बताया इसमें, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आइडेंटिकल होता है। बता ऑक्सीजन डिफरेंट ऑक्सीजन आइडेंटिकल होगा, ये बोल रहा है सेम एलिमेंट का, लेकिन अब डिफरेंट हो जाता है, आइडेंटिकल मास नहीं होता है। अगर आइसोटोप हो जाए, O16 ले लो, O18 ले लो, तो ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा लिख सकते हो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैव डिफरेंट नॉट आइडेंटिकल, डिफरेंट मास साइज शेप होगा। ठीक है। और भी लिख सकते हो यहाँ पे, एटम नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, एटम नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, जबकि आज सही नहीं है, ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, एवरेज एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, जैसे मान लो यहाँ पे एक कंटेनर है, क्लोरीन है जैसे 75% क्लोरीन, 35 मास वाला, और क्लोरीन 37 मास वाला है 25%। ठीक है। तो इसमें एवरेज कितना है, एवरेज बात समझे, जैसे इस रूम में जो है एक स्टूडेंट है जिसका 35 केजी मास है। ठीक है। और दूसरा जो स्टूडेंट है 37 केजी मास है, तो बताओ एवरेज क्या होगा। वैसा ही बिल्कुल समझो आप, 75% बाय मोल है, ये बाय मोल है, बाय मोल है, या बाय नंबर भी कर सकते हो। 75% जो बाय वॉल्यूम भी कर सकते हो, 75% वॉल्यूम है या मोल है,
ठीक है, 35 वाला मास वाला। तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा क्लोरीन का, तो ये कितना होगा, इसका परसेंटेज एग्जैक्टली क्या होता है ना, टोटल मास बाय टोटल मोल होता है, टोटल मास बाय टोटल मोल। ठीक है, ये फॉर्मूला होते हैं। तो सर ये फॉर्मूला से काम दे देगा, बिल्कुल काम दे देगा, लेकिन इसको हम लोग आगे बढ़ा करके लिखते हैं। तो कैसे, टोटल मास, तो देखो ना 75 मोल अगर है तो 35 जिसका मास है, तो मास कितना होगा, इसका मास कितना हो गया, एक मोल होने से कितना होगा 35, 2 मोल होने से इंटू 2, 3 होने से इंटू 3, 75 होने से इंटू 75, प्लस ये एक मोल होने से 37, और कितना मोल है 25 इंटू 25, टोटल मोल कितना हो गया 75 प्लस 25 100। ये हम लोग इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। मोलिकुलर मास का भी ये चल जाता है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x1 इंटू m1, x1 परसेंटेज है, m1 मोलिकुलर मास है, फिर x2 इंटू m2, जितना भी ले सकते हो ऐसे करके ले सकते हो, डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा एवरेज का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मोल कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट, ये वाला जो स्लाइड है मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सारे बातें हैं। तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, इसको हम लोग Na से लिखते हैं, आप इसको जानते हो। मोलर मास, मोलर मास कहते हैं एक मोल के मास को मोलर मास करते हैं। जैसे कार्बन के जो 12 ग्राम होते हैं, ये कितने होते हैं, एक मोल का मास होते हैं, मतलब इतना पार्टिकल ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम होते हैं। जैसे वाटर का मास होते हैं, वाटर का मास होते हैं 18 ग्राम, कितने का मास होता है वाटर का, एक मोल का मास होता है, वो एक मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर का मास होता है, 18 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये होता है मोलर मास। एवरेज मोलिकुलर मास जैसे हमने बताया अभी वैसे ही था। एवरेज मोलिकुलर मास को कैसे करेंगे, x1 इंटू m1 प्लस x2 इंटू m2 प्लस जितना भी होगा डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। या सबसे अच्छा फॉर्मूला जो हमने बताया वो है, जो कभी गलत नहीं करेगा, क्या, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इसको कहते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। एटम होगा तो एटम, मोलिकुल होगा तो मोलिकुल, एवरेज कहते हैं इसको हम लोग, कभी गलत नहीं होगा। ग्राम एटॉमिक या मोलिकुलर मास, बिल्कुल 1 ग्राम एटम। अच्छा, इसको इसको खाली जानना है, 1 ग्राम एटम। ठीक है, इसी को 1 मोल कहते हैं, बस 1 मोल का मास को, या ग्राम मोलिकुल, एक लिखेगा भी नहीं, ग्राम मोलिकुल मतलब 1 मोल का मास को ग्राम मोलिकुल। ठीक है, मोलिकुलर मास को कहते हैं, मोलिकुलर मास को, एटम होगा तो एटॉमिक मास को कहते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन में मतलब क्या है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम मांग रहा है। जैसे जैसे मान लो H2 प्लस O2, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है H2O, मान लो गैस बन रहा है, एज्यूम कर लेते हैं गैस बन रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग 2 2। तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल मोल, ये तो एवोगाड्रो दो ही है, इक्वल नंबर ऑफ, देखो यहीं पे देख लो, जैसे ये 2 लीटर लिए, ठीक है, और ये 1 लीटर लिए, या ये एक्सेस भी कर सकते हो, एयर में है। ठीक है, तो 2 लीटर लिए तो ये 2 लीटर बना। ठीक है, मतलब 2 लीटर में इसका जितना मोलिकुल था ना, इसका भी उतना ही मोलिकुल होगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये पहले भी हम लोग देखे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल। या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन में ऐसे भी लगा सकते हो, जो यहाँ कोफिशिएंट है, 2 लीटर ये खत्म होगा तो 2 लीटर ये बनेगा, बशर्ते ये गैस है। एसटीपी कंडीशन को याद रखोगे, 1 बार को हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं, और 273 केल्विन को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। एसटीपी में ये करेंगे हम लोग। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हाँ इसमें हम लोग क्वेश्चन करना पड़ेगा, मोल मास वॉल्यूम, पार्टिकल कैलकुलेशन, ये सब करना पड़ेगा। जैसे कर ले हम लोग, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 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 8 ग्राम CH। अगर इसमें देखिए हम लोग, वैसे क्वेश्चन का हम लोग बेसिक क्वेश्चन का बताए, अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो 8 ग्राम, तो हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। तो पहले क्या करोगे, इसका मोल निकालोगे 8 ग्राम। पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आया इस चैप्टर का कभी भी, तो हमेशा पहले मोल निकालते हैं। मोल निकालने से आगे बढ़ोगे तो हो ही जाएगा क्वेश्चन। 8 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो हो गया हाफ मोल। ठीक है, मोल इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है हम लोग का एवोगाड्रो नंबर, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये। ठीक है, तो इससे हम लोग अगर नंबर निकालोगे तो कितना हो गया बताओ, नंबर कितना हो गया, नंबर हो गया Na/2, एवोगाड्रो नंबर बाय 2। किसका नंबर हुआ, जिसका मोल था उसका नंबर हुआ। मोल था CH4 का तो नंबर भी आया CH4 का, तो ये नंबर आया CH4 का। तो जैसे एक आदमी में 2 हाथ होते हैं, 4 आदमी होगा तो 8 हाथ होगा, उसी तरह से एक CH4 में कितना है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लोग निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, Na/2 इंटू 4, तो 2Na हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2Na हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। परसेंटेज कंपोजिशन, हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं।
कुछ नहीं, आसान है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है H2SO4, ठीक है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास चेक करना 98 आएगा इंटू 100, तो इसमें हो गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जिसका निकालेंगे उसका मास, जैसे सल्फर का निकालेंगे 32 डिवाइडेड 98 इंटू 100, ऐसे निकालते हैं हम लोग परसेंटेज मास निकालते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे बेंजीन है C6H6 बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, तो इसमें 6 कॉमन ले लो तो बचा क्या CH, तो ये हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। जो सिंपलेस्ट होल नंबर को, रेशियो को बताता है उसको कहते हैं हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस पूरे को C6H6 को, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। तो जो एक्चुअल नंबर बताता है, एक्चुअल नंबर 66 है, वो एक्चुअल नंबर बताया तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो सिंपलेस्ट बताया तो उसको कहेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। स्टेप टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का स्टेप होता है, ठीक है, और इंपेरिकल फॉर्मूला भी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर हम लोग कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कार्बन का परसेंटेज मान लो कहीं 75% है, हाइड्रोजन है जाकर के 25%, तो बताओ यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या हमने बताया, पहले परसेंटेज रहेगा, फिर मोल निकालेंगे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, फिर हम लोग को इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो के बाद इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो पहले परसेंटेज गिवन है तो मोल निकालेंगे। मोल कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 12, और ये निकालेंगे 25 डिवाइडेड बाई 1। फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका मोल कम होगा उसी से सबको डिवाइड करते हैं, जिसका मोल सबसे कम होगा, ठीक है, उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं। ये 25 है, ये कम है 25 से, इसी से सबको, इसी से इसी को डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और इसको 25 डिवाइडेड बाई हम लोग को क्या करना है 75 बाई 12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई ऊपर चला जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 75, 25 75, ये 4, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया 1। तो हमारे पास कार्बन कितना हो गया 1, और हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो हमारा फॉर्मूला कितना हो गया CH4, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। आगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आसान है। जैसे C6H6 का इंपेरिकल फॉर्मूला है CH का मास निकाला 12 1 13 13, ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अगर करोगे तो इसका निकालना, टोटल मास निकालोगे 12 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन का, यह आ जाएगा 78 ये किसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हो गया। तो दोनों में रिलेशन अगर देखोगे तो दोनों में रिलेशन देखोगे तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा। मतलब क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास जो होता है इसको अगर एक वो कॉमन n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। ये n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, वही लिखा है यहाँ पे, समझ गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इंपेरिकल फॉर्मूला मास का रिलेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताए थे, ठीक है। एक और भी हम दिखा देते हैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके। जैसे मान लेते हैं एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का परसेंटेज 12% है, ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 48% है, और कैल्शियम का परसेंटेज 40% है। 100 हो गया, देख लो, हाँ 100 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या काम था, मोल निकालेंगे। 12 बाई 12 1 हो गया, यहाँ पे यहाँ 48 बाई 16 एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास O2 का नहीं, O एटम का, ठीक है, 3 हो गया। यहाँ पे 40 बाई 20, 40 बाई 40 होता है कैल्शियम का, तो 1 हो गया। तो सबसे कम क्या 1 है, सबसे कम क्या 1 से सबको डिवाइड करेंगे, 1 से सबको डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई ये 1 ही रहा, ये 3 रहा, ये हो गया 1। तो ये आपका रेशियो आ गया। इसी को आप लिख लोगे, कार्बन 1 होगा, ऑक्सीजन 3 हो गया, कैल्शियम कितना होगा 1 होगा, इसको ऐसे लिख लेंगे CaCO3, कार्बन 1 कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, ये हो गया हम लोग का इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा जब n का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब आप जो है मास परसेंटेज, तो मोलरिटी, ये कंसंट्रेशन टर्म से है, ठीक है। एक एक टर्म से हम सारे बनाए हैं ये, आप देखो ये मजेदार है। आप अगर ये रिवीजन कर लेते हो तो हमेशा आपका कंसेप्ट दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो मास परसेंटेज कुछ नहीं निकालें। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे यूरिया ले लिए, ठीक है, यूरिया ये लीजिए और इसको पानी में डाल दिए, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ यूरिया निकाल लें हम, तो मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा। परसेंटेज मतलब 100, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो ये वेट बाय वेट, तो ऊपर मास वेट, नीचे भी वेट इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम लेना है आपको, ठीक है। तो यहीं पे अगर यही करते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ यूरिया निकालेंगे तो मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मास ग्राम में, वॉल्यूम ml में लेते हैं, तो ये हम लोग हो जाता है क्या
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इस केस में जैसे मान लो एज्यूम करते हैं 6 ग्राम हमने यूरिया डाल दिए 1000 ml पानी में, तो इसका भी तो थोड़ा सा वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 1000 ही लिख लेते हैं, ठीक है। अगला है वॉल्यूम है, वॉल्यूम आसान होगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग 200 ml इथेनॉल डाल दिए, अल्कोहल जो आप यूज करते हो, मैं तो करता नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं करता, ठीक है। 200 ml कितना, 500 ml पानी में डाल दिए, तो हमको पूछ रहा है वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, तो इथेनॉल का, तो 200 डिवाइडेड बाय टोटल 500 प्लस 200, 700 इंटू 100, ये हो जाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ इथेनॉल हो गया, ऐसे करेंगे हम लोग। अगला है मोलरिटी, इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं, कैपिटल एम, मोलरिटी को मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। फिर जैसे इस केस में 6 ग्राम यूरिया डाले तो इसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग टोटल वॉल्यूम लेंगे, 200 और 500, 700, 700 को लीटर में पुट करेंगे, ठीक है, इस हिसाब से करेंगे हम लोग। तो दोनों लिक्विड डालने से उसका वॉल्यूम को काउंट करते हैं, एक सॉलिड डालने से सॉलिड का वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यही वाला अगर हम लोग करें यहाँ पे 6 ग्राम यूरिया इन 1000 ml वाटर, तो मोलरिटी कितना हो जाएगा, 6 ग्राम का हो जाएगा 6/60, यूरिया का मोलिकुलर मास होते हैं 60, NH2CO NH2, देखना ये हो जाएगा 60, ठीक है। ये मोल हो गया डिवाइडेड वॉल्यूम 1000 ml 1 लीटर, ये हो गया मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी हो गया। इधर आ जाओ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आसान है, मोल फ्रैक्शन जैसे मान लो 2 मोल हमने डाल दिया एक कंपाउंड ए और 3 मोल डाल दिया दूसरा कंपाउंड बी, तो मोल फ्रैक्शन एक्स का अगर निकलाएंगे तो होगा 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 3 2 5, ठीक है। तो एक का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन करते हैं। मोल फ्रैक्शन बी का अगर निकालोगे तो इसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल 5, ऐसे हो जाएगा एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ो 1 हो जाएगा, जब भी 2 रहेगा तो एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा 1, 3 रहेगा तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन का सम 1 होते हैं, ठीक है। मोलरिटी इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी स्मॉल एम से लिखते हैं, ये मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, सिर्फ सॉल्वेंट, कोई नेग्लेक्ट नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, याद हो गया, सिंपल फॉर्मूला याद करना है, डेफिनेशन नहीं। मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सिर्फ सॉल्वेंट का मास लेना। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर लेते हो, यहाँ पे 6 ग्राम यूरिया लेते हो 1000 ml 1000, तो हम लोग टोटल मास नहीं लेंगे, सॉल्वेंट का मास लेंगे, ठीक है। अगला है पीपीएम पीपीबी, जैसे परसेंटेज में क्या होता है 100 लेते हैं हम लोग, तो पीपीएम में कितना है, कितने मिलियन लेते हैं, 10⁻6 लेते हैं। जैसे यही वाला क्वेश्चन कोई कर लेते हैं, 6 ग्राम यूरिया इन 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 हम लोग कर लेते हैं, कोई मान लो 10 किलो ग्राम वाटर, ठीक है, 10 किलोग्राम वाटर कर लेते, 30 ग्राम यूरिया, तो परसेंट या क्या पीपीएम निकालना है, पीपीएम निकालना है, तो मास ऑफ यूरिया 6 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये 6 ग्राम ना, 6000 में 10,000 ग्राम में 6 ग्राम नेग्लेक्ट भी करते थे हम लोग, तो 10,000 कितना होगा, 10 इंटू 1000, तो टोटल मास, वैसे 6 जोड़ सकते थे, करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा, ठीक है, तो ये छोड़ दो इंटू 10⁻6, ये ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे पीपीएम। परसेंटेज में यहाँ 100 रखते थे, पीपीएम में यहाँ 10⁻6 रखते हैं। अगर पीपीबी करोगे बिलियन में 10⁻6 की जगह 10⁻9 रखते हैं, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लें तो चैनल को ग्रो होगा, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मैं और भी वीडियो पूरा डालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग पूरा चैप्टर का करने हैं एक बार में। स्टोइचोमेट्री जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2, यहाँ पे मिल रहा है H2, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस भी हो गया। तो ये जो कोफिशिएंट है 2 1 2, इसको कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन को कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। जैसे मान लो जो ये है, बताओ ये 4 मोल जो H2 है एक्सेस ऑफ एयर में रिएक्ट करा दी, O2 एयर से आता है, तो बताओ ये कितना मोल बनेगा, तो ये 2 खत्म होगा तो 2 बनेगा, 4 खत्म होगा तो 4 बनेगा, तो ये 4 मोल बनेगा, ठीक है। हो गया, कैलकुलेशन ऐसे करते हैं हम लोग। लिमिटिंग रिएजेंट, इसी को लेते हैं हम लोग फिर से लिमिटिंग रिएजेंट समझने के लिए, जो जल्दी खत्म हो जाता है उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो अभी ऑक्सीजन भी हमारे पास है, जैसे यही वाला, ये 2 मोल है, बैलेंस कर लेते हैं पहले, ये 2 मोल है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है ये बताओ कितने मोल है, मान लो ये भी 2 मोल है, ठीक है। तो बताओ H2O कितना बनेगा, H2O कितना बनेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने भी है तरीका होता है, एक ये वाला कर लो तो आसान होगा, 2 लेते हैं तो 2 बनेगा, ये 2 लिए भी है तो ये बनेगा 2, ऐसे लिख लो। ये देखो 1 लेते हैं तो 2 बनते हैं, इसका डबल, तो 2 लोगे तो 4, ये कर लोगे आप, कर लोगे तो बहुत जल्दी सारा आंसर हो जाएगा।
जैसे ये 4 है, ये 2 है, तो कम वाला आंसर कर लोगे, ये आंसर होगा, ये नहीं। ये आंसर हुआ तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रेंज, ये हो गया एक्सेस रेंज। साथ में ये भी पता चला ये 2 बनेगा, साथ में ये भी पता चला ये 2 पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा बचेगा। ठीक है, फिर पता करोगे O2 कितना बचेगा, मोल ऑफ O2 जो होगा लेफ्ट कितना रहेगा। ठीक है, तो ये पता करेंगे हम लोग, कितना कितना था, 2 था। यहाँ से देखो 2 बनने से 1 खर्च होते हैं, ये बने हैं 2, एक और टिक लगाया आपने, 2 बने हैं तो 1 खर्च हुआ है, मतलब -1 करोगे तो 1 बच जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। इस मेथड से सारा काम खत्म हो जाएगा। जैसे एक मेथड और देखो, यहाँ पे हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रेंज है, यहाँ पे देखो हमने बताया हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रेंज है। उसी वही वाला देख सकते हो, H2 प्लस O2 H2O, तो ये बैलेंस है, और हमने दिया था ये 2 मोल दिया था, और ये भी 2 मोल दिया था ना, ये भी 2 मोल दिए थे, हाँ 2 मोल दिए थे, तो ये भी 2 मोल है। आप क्या करोगे, इसका कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, यहाँ 2 है ना, 2 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 1, यहाँ 2 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया ये 2, तो जो कम होगा वही हो जाएगा लिमिटिंग रीजन, जो कम होगा वही हो जाएगा लिमिटिंग रीजन। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप लिमिटिंग रीजन पता करके छोड़ दिए, आपको पूछा वाटर कितना होगा, ये कितना बचेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन रह जाता है। वो जो हमने तरीका बताया वैसे भी कर सकते हो, ये 2 दिया था, ये 2 दिया था, इससे देखो 2 है तो 2 बन रहे हैं, तो 2 है तो 2 बनेगा, फिर यहाँ देखो 1 है तो 2 बन रहे हैं, 2 है तो 4 बनेगा। आप ये लगा लोगे, कम वाला आंसर बनेगा, बड़ा वाला होगा नहीं। इसका मीनिंग है 2 बनते ही ये H2 खत्म हो जाएगा, जैसे ही H2 खत्म हो जाएगा 2 बनते ही, तो 4 कैसे बन पाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे ये टिक लगा तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रीजन, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो 2 माइनस कितना बचेगा, ये 2 बने हैं, 2 खत्म, 2 बनने से 1 खत्म होती है, तो 1 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1, तो 1 ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिमिटिंग रीजन। परसेंटेज इल्ड, परसेंटेज इल्ड में आते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे ये H2 प्लस O2 रिएक्शन है, H2O बन रहे हैं, और यहाँ बोल रहा है ये रिएक्शन 80% होते हैं, और ये एयर में रिएक्ट कराते हैं, एयर मतलब ये एक्सेस है, इसकी इससे कोई मतलब नहीं, और ये 2 मोल लिए हैं, आप बैलेंस कर लोगे इस रिएक्शन को। ठीक है, तो 2 मोल से ये बनना चाहिए 2 मोल, देखो ना 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 मोल बनना चाहिए, नहीं 2 मोल नहीं बनेगा, क्योंकि ये 80% ये रिएक्शन होता है, तो परसेंटेज इल्ड कितना है, 80% है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमको पूछेगा, तो 2 मोल बनना चाहिए था, अब ये 2 नहीं बनेगा, हम लोग कितना बनेगा, 2 इंटू 80%, 80/100 0.8, 1.6 मोल बनेगा। ये परसेंटेज इल्ड का काम है। ठीक है, तो परसेंटेज इल्ड मतलब और भी अगर तुम करना हो और भी कर सकते हो, मान लो ऐसे करके दे रहा है, एक थोड़ा सा इसी को डिफरेंट कर लेते हैं। O2 एक्सेस है, एयर में है, ठीक है, अभी ये, और बैलेंस यही है, और ये भी 2 मोल है। ठीक है, 2 मोल है। अब ये आपको बोल दिया ये जो है 1.9 मोल बना, तो बताओ परसेंटेज इल्ड क्या है, परसेंटेज इल्ड क्या है, तो हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, जितना बना, जितना मैक्सिमम बन सकता था, ये 2 नहीं लेता हूं मैक्सिमम, ये 2 के हिसाब से ये 2 बन सकता था, 2 इंटू 100। ठीक है, जितना मैक्सिमम ये बन सकता था इंटू 100, इसको परसेंटेज इल्ड कहते हैं। ठीक है, जब परसेंटेज इल्ड गिवन रहेगा तो प्रोडक्ट निकालना है, तो जितना मैक्सिमम बन सकता था उसका उतना परसेंट निकाल देंगे। ठीक है, ये ऐसे निकाल, जब परसेंटेज इल्ड निकालना है तो प्रोडक्ट हम पता कर लेंगे कितना बनेगा, डिवाइडेड बाय कितना मैक्सिमम बन सकता था इंटू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या है हम लोग का इसमें जो हम लोग स्टोइचियोमेट्री में समझ रहे हैं, तो बैलेंस करना है आपको, लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है, लिमिटिंग रीजन फाइंड करने का 2 तरीका बताया हमने। ठीक है, कंप्यूट इल्ड एंड इफिशियंसी, हाँ कितना बनेगा वो बताओ, या क्या ये परसेंटेज निकालो, इफिशियंसी या इल्ड निकालो, ये करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं। प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर ले, फिर आप देखें नेक्स्ट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं एनालिसिस में पूरा चैप्टर का कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा 100% आना चाहिए, और आप मेडिकल का एग्जाम दो या कंपटीशन का कोई भी दो, IIT का दो, हर एक क्वेश्चन आप करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार देखो ये, हाँ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, सर ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, देखता हूं मैं कौन सा छूटा है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, टाइम का वैल्यू दे रहा हूं मैं, आपका टाइम का, कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवीजन। ठीक है, आप इतना ही पढ़ के कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली इतना पढ़ लो और क्वेश्चन करो, ठीक है, हो जाएगा आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, रिलेट मास और गैस वॉल्यूम यूजिंग स्टोइचियोमेट्री, हाँ बिल्कुल ये बता रहे हैं क्या, जैसे कोई भी रिएक्शन है H2 प्लस O2, ये मिल रहा है H2O मिल रहा है। ठीक है, तो ये कितना ग्राम लिए, तो ये कितना ग्राम बनेगा, तो इसको हम लोग मास मास रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मास मास रिलेशन कहते हैं, या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। जैसे यहाँ देखो वॉल्यूम वॉल्यूम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, जैसे मान लो ये दिया है 2 लीटर, ठीक है, और ये भी दिया है 2 लीटर, तो बताओ ये कितना लीटर CO2 बनेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग करोगे ना लिमिटिंग रीजन लग जाएगा,
2 लीटर। जैसे ये 1 लीटर से ये 1 लीटर बन रहा है तो 2 लीटर से 2 लीटर बनेगा। वॉल्यूम में भी ये कर सकते हो अगर सारे गैस है तो कोई दिक्कत नहीं। ये लिक्विड है तब भी इसमें कर दो, हम लोग गैस गैस में कर रहे हैं ना, कर सकते हो। ठीक है, ये कब करोगे जब आइडेंटिकल टेम्परेचर प्रेशर में। फिर ये देखो 2 है तो ये 1 बन रहा है, इसका आधा। 2 है तो इसका आधा 1 बनेगा। ये बता रहा है 2, ये बता रहा है 1, तो 1 ये कम वाला आंसर होगा। तो ये 1 लीटर बनेगा। अगर ये 2 लीटर, ये 2 लीटर है, 2 लीटर यहाँ पे CH4, 2 लीटर O2, तो ये 1 लीटर CO2 बनेगा। मैक्सिमम ये यील्ड है 100%। अगर यहीं पे लिख देता 80% तो 1 का 80% 0.8 बनता। ऐसे करेंगे हम लोग। लिमिटिंग रेंज, लिमिटिंग रेंज तो हम लोग कर लिए, जो पहले खत्म हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग रेंज। उसके बाद है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड भी कर लिए हम लोग। परसेंटेज यील्ड कैसे करेंगे, जितना मैक्सिमम बन सकता है, जितना बना है, ठीक है, डिवाइडेड जितना मैक्सिमम बन सकता है इनटू 100, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज यील्ड। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। हाँ, ये वाला तरीका कुछ जरूरी नहीं है, आप अगर ऐसे निकालोगे बैलेंस करके किसी भी तरीके से निकालोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं तब भी एक बता देता हूँ। एक काम करते 2 तरीके से बता देते हैं। मान लो एक ले लेते हैं NaClO3 और ये बन रहा है यहाँ पे NaCl प्लस O2। एक बार बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ एटम का POAC से नहीं बता रहे, पहले सिंपल बता रहे। ये बोल रहा है ये 2 मोल है तो बताओ ये कितने मोल बनेगा, कितने मोल O2 बनेगा, ये क्वेश्चन हो गया। बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। बैलेंस कर लेंगे तो हम लोग कैसे कर लेंगे, इसको 3 कर लो, 3×2 6 हो गया, तो इसको 2 कर लो, इसको भी 2 कर लो, बैलेंस है। ठीक है, तो पूछा है ये 2 मोल है तो बताओ ये कितना मोल बनेगा, तो दिख रहा है ये देखो ये 2 मोल है तो ये 3 मोल बनाया, तो आंसर हो गया हम लोग का 3। आंसर कितना हो गया, 3। और मैं बोल रहा हूँ इसी तरीके से आपको करना है। अब जब ये टॉपिक आया है POAC तो मैं समझा देता हूँ होता कैसे है। एटम कंजर्व करना पड़ता है। एटम क्या करना पड़ता है, कंजर्व करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बगैर बैलेंस करके लिख देंगे। यहीं पे करते हैं NaClO3 और यहाँ पे लिख लेंगे NaCl प्लस ये O2। हम एज्यूम करते हैं ये x मोल बने, ये पता करना है x कितने हैं, और ये हमको कितना दिया है, 2 मोल दिया है, ये दिया है 2 मोल दिया है। तो हम यहाँ ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन एटम कितना है, 1 मोल में 3 एटम है तो 2 मोल में कितना होगा, 2 इंटू 3 6 एटम, इक्वल टू यहाँ चले जाते हैं। 1 मोल में 2 एटम है तो x मोल में कितना होगा, x इंटू 2। बस x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे कितना आ गया, x का वैल्यू सॉल्व करो, x इक्वल टू आ गया 3, आ गया ना 3। ठीक है, इसको कहते हैं, ये वाला जो नीचे लिखा हूं इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इससे जरूरत नहीं है करने की, कभी कभी गलत हो जाएगा ये लगाने में, आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक तरीके से। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा, जैसे मैं बताता हूं। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे लिए CaCO3, ठीक है, और ये CO प्लस CO2 मिला। हाँ, बोला गया जो हमने जो है यहाँ पे 2 ग्राम लिए, 2 ग्राम चलो ले लेते हैं, 200 ग्राम ले लेते हैं। 200 ग्राम लिए ये CaCO3 सैंपल था, और हमको CO2 जो मिला यहाँ पे, CO2 जो मिला यहाँ पे मिला 33.6 लीटर मिला STP। ठीक है, तो बताओ CaCO3 कितना परसेंटेज प्योर है। ठीक है, ऐसे परसेंटेज प्योरिटी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर बैक कैलकुलेशन करेंगे। पहले इसका मोल निकालो, इसका मोल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, मोल एक ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, तो वॉल्यूम हो जाएगा हम लोग को कितना 33.6 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये हो गया 1.5 मोल, 1.5 मोल। तो इक्वेशन से क्या कर रहा है, ये 1 मोल तो ये 1 मोल, इसका मतलब ये भी कितना है 1.5 मोल, 1.5 मोल। 1.5 मोल का इसका मास निकाल लो, तो इसका मोलिकुलर मास होता है 100, 1.5 इंटू 100 तो कितना हो गया, ये 1500, 150 ग्राम हो गया। लेकिन ये था कितना, था तो 200 ग्राम। इसका मतलब ये 150 ग्राम जो ये है ये प्योर है, बाकी प्योर नहीं है। परसेंटेज प्योरिटी मिला हो या इम्प्योरिटी भी निकाल सकते हो। अब तो इम्प्योरिटी निकालोगे तो 50 बाई टोटल इंटू 100, लेकिन परसेंटेज प्योरिटी हम लोग निकाल रहे हैं। प्योरिटी तो क्या हो जाएगा, जितना है 150 डिवाइडेड बाई टोटल 200 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, ये निकालते हैं। तो एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, थ्योरेटिकल अमाउंट इंटू 100 परसेंटेज प्योरिटी, ऐसे करते हैं। बात समझ गए आप। मोल में भी कर सकते हो, जैसे मान लो ये जो है इनिशियली बोलता है ये 2 है, ठीक है, ये 1.5 मोल प्योर है, तो कर सकते हैं 1.5 बाई 2 ऐसे भी, लेकिन मेनली ग्राम में होता है। प्योर मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100 परसेंटेज प्योरिटी, ऐसे निकालते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लें, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और एक एक पड़ाव में है, टोटल जो है 9 पड़ाव में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं हम लोग, 1 ग्राम हाइड्रोजन से जो जितना कंबाइन होगा उसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ठीक है, ये सर क्या बोल रहे हो आप, ऐसे जैसे H2O है, यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है,
आप बोलो 1 ग्राम से कितना है, 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना है, ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना है हमारे पास, ये 1 करोगे तो ये 8 करोगे, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास हो गया 8, ऑक्सीजन का हो गया 8। और भी एक दो कर सकते हो आप, जैसे कोई ले लो CH2 ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 2 है तो ये है आपका 40, 2 ग्राम हाइड्रोजन तो कैल्शियम 40 है, ये 1 ग्राम अगर करोगे तो ये कितना होगा 20, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास हो गया 20। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ग्राम हाइड्रोजन से जो जितना दूसरा कंबाइन है उसका वो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम ज्यादा उस पर ज्यादा टाइम देंगे जहां ज्यादा बच्चे फंसते हैं, जैसे ये सब में, ठीक है। 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो ज्यादा अटैच है उसको जितना ग्राम अटैच है उसको उसका इक्विवेलेंट मास कहेंगे। जैसे हम लोग ले लो एक एमजीओ ले लो, एमजीओ ले लो, एमजीओ में देखोगे तो मैग्नीशियम अटैच है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन यहाँ पे है हमारे पास 16 ग्राम और मैग्नीशियम है 24 ग्राम। तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम चेक करने हमको, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 8 लेंगे, तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे 12, तो ऑक्सीजन और डिवाइड नहीं करेंगे, जबकि डिवाइड हो सकता है, नहीं करेंगे। 8 ग्राम ऑक्सीजन से मैग्नीशियम 12 ग्राम डिवाइड है, तो इक्विवेलेंट में मास होगा मैग्नीशियम का कितना, 12 ग्राम हो जाएगा। तो 8 ग्राम से ऑक्सीजन से तो डिवाइड है। उसी तरह से क्लोरीन से जा सकते हैं 35.5 ग्राम क्लोरीन से, ठीक है, जितना का हम लोग, जैसे एजीसीएल ले लेंगे हम लोग, एजीसीएल यहाँ पे 35.5 ग्राम और ये है 108 ग्राम, तो ये इतना ही ग्राम है, इतना ग्राम से 108 ग्राम है, तो एजी का इक्विवेलेंट मास है 108, ऐसे कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं AlCl3, यहाँ क्लोरीन कितना है 35.5 इंटू 3, इतना ग्राम है क्लोरीन, ठीक है, और एल्यूमिनियम कितना है 27 ग्राम, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, इधर कितना बच जाएगा आपको 35.5 और इधर कितना हो जाएगा 9, तो बस 35.5 ग्राम क्लोरीन से जितना ग्राम अदर अटैच है एल्यूमिनियम, 9 ग्राम एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 हो गया। इस तरह से इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। फिर फॉर्मूला भी लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड एन फैक्टर, ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड एन फैक्टर। चलो इसमें आ जाते हैं, जैसे एक और एग्जांपल, इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है एमजीओ का इक्विवेलेंट मास, देखो क्या एमजीओ का टोटल, एमजीओ का, तो एमजीओ का ये टोटल होगा 12 + 8 20, हाँ 12 8 20 होता है ना, हाँ 20 हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला से निकालोगे तो निकाल सकते हो, कैसे होगा, मोलिकुलर मास निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 24 + 16 7 10 40, और इसका जो एन फैक्टर है +2 है यहाँ पे चार्ज, तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। एन फैक्टर अगला ये है हम लोग का सीखने का, एन फैक्टर कैसे सीखेंगे, तो हम लोग आ जाते हैं हम लोग एन फैक्टर में, ठीक है, एन फैक्टर सीखने में। तो एन फैक्टर आप खाली देखो, ये आपका नोट्स है, एजीटी नोट्स है, नोट्स बनाने की जरूरत है, इस वीडियो को सेव करके रखो, जब भी देखना है निकल करके देख लो, ठीक है। आपको ये डिजिटल फॉर्मेट है आपका सब कुछ, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा रिवीजन आपको नोट से रिवीजन करोगे उससे कम टाइम में यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर, ठीक है, डिपेंड ऑन वैलेंसी बेसिसिटी, जैसे H2SO4 है या वैलेंसी 2 है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। HCl देखोगे तो एन फैक्टर 1 है, ठीक है। तो जैसे MgCl2 देखोगे तो 2 क्लोरीन है तो एन फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से एन फैक्टर निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइडेड बाय एन, वो एन फैक्टर, एन फैक्टर अलग अलग का अलग अलग होता है, कुछ का भी मैं लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या होगा, नॉर्मलिटी क्या होगा, जैसे मोलरिटी था वैसा ही नॉर्मलिटी है। मोलरिटी में क्या था हम लोग का, मोलरिटी और नॉर्मलिटी रिलेशन भी यहीं पे होगा कहीं पे, ठीक है, रिलेशन भी यहाँ पे, तो इसको हम इधर ही कर लेते हैं। चलो देखो पहले मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या था, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या मोल को ऐसे लिख लो आप, मोलरिटी को आप ऐसे लिख लो, मोल को मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ये है मोलरिटी। नॉर्मलिटी भी ऐसा ही होता है, नॉर्मलिटी होता है आपका मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे जैसे ये m है, यहाँ पे e है, बस इतना ही फर्क। और e तो हम लोग देख ले, इक्विवेलेंट मास किसको कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट मास किसको कहते हैं, मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास किसको कहते हैं हम लोग, मोलिकुलर मास, यही वाला मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एफ से लिख लेता हूँ, एन से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे नॉर्मलिटी को अगर फिर से लिख लो, मास डिवाइडेड ई के जगह क्या लिख लोगे, m/f लिख लो, m/f, और ये v लीटर में, यहाँ पे भी v लीटर में, ये f को ऊपर कर दो, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/mv और एक f, इसी को मोलरिटी कहते हैं। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू f हो गया हमारा। तो अभी तक 2 चीज यहाँ हमने समझा, एक तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, और नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है, ये होता है। इसमें जो है m/e को क्या कहते थे, नंबर ऑफ मोल, मोल कहते हैं, यहाँ m/e को या m/M को या m/e को कहते हैं हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का। तो नॉर्मलिटी क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, m/e को,
एम बाई ई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी में समझ पा रहे हो आप ना, मोलरिटी में क्या था, एम बाई कैपिटल एम बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये मोलरिटी। नॉर्मलिटी में क्या था, एम बाई कैपिटल ई इन वॉल्यूम ऑफ लीटर, ऐसे इतना ही फर्क है। इसको नंबर ऑफ मोल कहते हैं, इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहते हैं। दोनों में रिलेशन मोलरिटी इंटू एन फैक्टर से नॉर्मलिटी का रिलेशन है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि इसको जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट समझ गए हम लोग, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना पार्टिकल जो रिएक्ट करके रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे, जैसे देख लो ना HCl देख लो, H का 1 है, इसका 35.5, ठीक है। 1 ग्राम मतलब कितना एटम होगा, ये होगा 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। इस हिसाब से भी कर सकते हो। इतना एटम हाइड्रोजन से जो जितना दूसरा कोई अटैच होगा उसको उसका इक्विवेलेंट मास कहेंगे, ठीक है। इतना एटम ऑफ हाइड्रोजन से क्लोरीन कितना एटम है 35.5 ग्राम, तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास हो गया 35.5 ग्राम, ऐसे कहेंगे। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट अभी बताएं कैसे फाइंड करेंगे, कुछ और भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे H2SO, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, H2SO4 इसका एन फैक्टर लिख लेते हैं, एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। इक्विवेलेंट मास इसका अगर निकालेंगे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास लिख देंगे 98 मोलिकुलर मास है डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से HCl का करेंगे तो इसका एन फैक्टर 1 होगा, इसका 36.5 डिवाइडेड बाय 1 इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, ऐसे करेंगे। और भी कर सकते हैं हम लोग, CaOH होल ट्वाइस का अगर करेंगे तो इसका मोलिकुलर, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, बेस है OH माइनस 2 है तो 2 हो जाएगा, इसका मोलिकुलर मास बाय 2 हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। मोलिकुलर मास देखोगे तो 40 प्लस 17 गुना 34, 40 प्लस 34, 4 3 7 74, 74 बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, ठीक है। इसी का आप लोग को जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, देखते हैं आप लोग क्या क्या पूछ सकते हो तो मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है। आप लोग जो है कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैं जो है 15 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल कंटिन्यू आकाश में पढ़ाया हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हो, नो इशू। की एप्लीकेशन तो फाइनली क्या है, यूज इन द टाइट्रेशन, ये सब क्या है, यूज होते हैं टाइट्रेशन में यूज होते हैं, ठीक है। टाइट्रेशन मतलब इसको सिंपल समझो मिक्सिंग, जहां हम लोग एसिड बेस ये सब मिक्स करते हैं, ठीक है, वो सब में करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जैसे हम लोग देखो, एक कर ले क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ पे 100 ml HCl है, तो ये रिएक्ट करता है ये 200 ml NaOH से, और NaOH का कंसंट्रेशन 0.2 है, तो पूछ रहा है इसका XM कंसंट्रेशन मोलरिटी है, तो बताओ इसका क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2, ठीक है। इसका जो है एन फैक्टर 1 होगा तो नॉर्मलिटी मोलरिटी इक्वल होगा, इसका भी एन फैक्टर कितना होगा 1 होगा तो नॉर्मलिटी मोलरिटी इक्वल होगा 1 इंटू मोलरिटी। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का x इंटू 100 इक्वल टू यहाँ हो गया 0.2 इंटू 200, एन का x का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो 4m है, जितना 400 4m हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा। तो ये क्या हम लोग का टाइट्रेशन में यूज करते हैं ये सब ज्यादातर। नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, तो हम लोग देखो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी है, आप हमको बता दोगे, ये लास्ट पीपीटी है, लास्ट स्लाइड है, आप हमको बता सकते हो जो सर ये चीज आपने छोड़ दिया, तो मैं रियली आपके घर पे आके समझा दूंगा, ठीक है। तो आप जो है बने रहे और लाइक सब्सक्राइब कर लें प्लीज। लो ऑफ इक्विवेलेंस फ्रेंड को शेयर भी करें आप लोग। लो ऑफ इक्विवेलेंस वही है N1V1 इक्वल टू N2V2, ठीक है। ये जो होता है थोड़ा सा और मैं डिटेल कर देता हूँ इसमें, जब ये आया है तो मैं डिटेल कर देता हूँ। इसमें क्या होता है लो ऑफ इक्विवेलेंस, ये होता है NV इक्वल टू M बाई E इक्वल टू N इंटू F, N है मोल और F तो है मोल N फैक्टर, ठीक है। ये सारा होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। मतलब आपको ना ये भी लिख सकते हो N1V1 इक्वल टू N2V2 लिख सकते हो, आप कभी ये भी लिख सकते हो NV इक्वल टू M बाई E लिख सकते हो, N1V1 M2 बाई E2 लिख सकते हो, ये सब भी लिख सकते हो। ये NV इक्वल टू M बाई E ही होते हैं, प्रूव नहीं कर रहा हूँ अभी, इंटू मोल इंटू एन फैक्टर भी होते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो N इंटू V इक्वल टू NF भी लिख सकते हो, मोल इंटू एन फैक्टर लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये सब हम लोग रेडॉक्स में करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे H2C2O4 है और KMnO4 से कंबाइन कर दिया, तो बताओ यहाँ पे ये 5 मोल लिए, चलो 2 मोल कर लेता हूँ, 2 मोल लिए तो बताओ 2 मोल लिए तो बताओ ये 100 ml लिए, XM लिए तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ऐसे करोगे, इसका एन फैक्टर 2 होता है तो यहाँ करोगे क्या, यहाँ लगा दोगे NV, n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एन फैक्टर 2 होता है, ये हो गया एन। V का वैल्यू यहाँ लीटर में करना पड़ता है, ध्यान रखना, ये जब भी मास अगर पुट होगा लीटर में करना पड़ेगा, तो 0.1 लीटर, ये हो गया NV, इधर हो गया, इधर
मोल इंटू एन फैक्टर, मोल कितना है 2, इसका एन फैक्टर होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ऐसे भी आप लगा सकते हो। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमने बता दिया, एम बाई ई, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है एम बाई ई, ठीक है, नीचे होता है वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ये भी बताया जाए, नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, ये बताया। अब ये परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम, ओलियम किसको कहते हैं, ओलियम जो है ना H2SO4 और SO3 के मिक्सचर को हम लोग ओलियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, SO3 प्लस H2SO4, ये आपस में भाई 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 बहन जो भी को ये मिला हुआ है, इसको हम लोग इस मिक्सचर को ओलियम कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है आपको कितना परसेंट SO3 है, ये क्वेश्चन पूछता है कितना परसेंट SO3 है। तो सर कैसे डाला जाए, लेकिन ये आपको गिवन है, जैसे ये ओलियम का कंटेनर है, उसमें लिखा हुआ 109%, एक स्टिकर है वहां पे, उसमें लिखा हुआ 109%। तो बताओ यहाँ पे SO3 का कितना परसेंट है, तो क्या 9% है, 100% है, कितना परसेंट है। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है, इसको पहले पढ़ना सीखो आप। इसका मीनिंग होता है यहाँ अंदर से ओलियम ले ले, हम ओलियम ले ले 100 ग्राम, ओलियम ले ले मतलब ये ले ले कितना 100 ग्राम, तो 9 ग्राम पानी मिल करके, 9 ग्राम पानी देना, 109 का मतलब 9 ग्राम पानी मिलेगा, और फाइनली 109 ग्राम H2SO4 मिलेगा। इसका मीनिंग यही होता है, ये लिखने का मीनिंग होता है फाइनली 109 ग्राम H2SO4 मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ से 100 ग्राम ये लेंगे, अगर किसी दूसरा कंटेनर है, यहाँ पे स्टिकर में लिखा हुआ है 118%, इसका मीनिंग है यहाँ से आप ओलियम लोगे 100 ग्राम, तो 18 ग्राम पानी लेगा ये, और फाइनली 118 ग्राम H2SO4 आपको मिलेगा। सर H2SO4 तो था ही, मतलब क्या बोल रहे हो सर आप, ये बोल रहा हूं मैं, जो H2SO4 था वो तो था ही, वो तो एज इट इज था H2SO4। जो नहीं था, जो SO3 था, वो पानी से रिएक्ट करके वो भी H2SO4 बन जाता है, ये बात बोल रहा हूँ। ये जो, ये पहले ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो मिला है 109 ग्राम, 109 ग्राम ये जो मिला है, ये क्या है, ये 109 ग्राम जो ये मिला, ये लिखा हुआ है, और ये कितना हम लोग का 100 है, इसका मतलब 9 ग्राम कौन आया, पानी आया। तो 9 ग्राम पानी का मोल निकालो, 9/18, ये हाफ मोल है। इसके स्टोइचियोमेट्री यहाँ देखोगे तो 1 मोल, तो ये भी 1 मोल, ये हाफ मोल, तो ये भी हाफ मोल, ये हो गया हाफ मोल। हाफ मोल का इसका मास निकालो तो ये हो जाएगा 80/2, 40 ग्राम। इसका मतलब वाटर क्या है यहाँ पे, SO3 क्या है 40 ग्राम। बस तो आंसर हो गया, ये हम लोग का कितना, ये हो गया 60 ग्राम, ये हो गया 40 ग्राम। अगर ये वाला एक्सप्लेन करोगे तो इसका मतलब SO3 हो गया 40%। ठीक है, ये आपको समझाया हम। फॉर्मूला बता देता हूँ, सीधी सीधी फॉर्मूला बता देता हूँ, इस तरह की जरूरत नहीं है, यहीं से फॉर्मूला निकल जाता है। परसेंटेज ऑफ SO3 आपको निकालना है, तो जो ओलियम में परसेंटेज लिखा हुआ रहेगा, जैसे 109, 118, ये मान लो x लिखा हुआ है, माइनस कर देंगे 100, डिवाइडेड बाय कर देंगे 18, इनटू कर देंगे 80, ये आ जाता है। ठीक है, देखो ना, जैसे ये 109 में से 100 माइनस करोगे तो 9 आएगा ऊपर वाला, 9/18 वाटर का मोल, उतना ही मोल होता है SO3 का मोल, इंटू 80 करोगे तो 80 SO3 का मोलिकुलर मास, ये आ जाएगा। पहला वाला सॉल्व करोगे, कर सकते हो आप, 109 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 इंटू 80, आ गया 40%। ठीक है, ये वाला सॉल्व करोगे तो 80% आ जाएगा। एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ लास्ट में, और आप जवाब दोगे, देखते हैं कोई दे पा रहे हैं कि नहीं जवाब। मैक्सिमम परसेंटेज क्या होगा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ओलियम क्या होगा, ओलियम क्या होगा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ओलियम क्या होगा। जैसे हमने लिखा 109, 118, तो ये कहां तक हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मतलब एक्स का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, यही क्वेश्चन किया हमने। चलो आप लोग करो, बताओ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।